नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच आज भी जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। दोनों सदनों में विधायी कामकाज नहीं हो सका है। आज भी विपक्षी दलों ने आज राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है, जिसके बाद ये पूरा मुद्दा गर्मा गया है। इस विषय पर आज हम चर्चा भी करेंगे। उधर संसद में सोरोस और अदानी के मुद्दे पर भी आज प्रदर्शन देखने को मिला। तो इंडी गठबंधन में लगातार राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज लालू प्रसाद यादव ने भी ममता बनर्जी के हक में बयान देकर इंडी गठबंधन की लड़ाई को और ज्यादा हवा दे दी है। इन खबरों को बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने सौंपा अविश्वास प्रस्ताव। 60 सांसदों के हस्ताक्षर का दावा। सरकार ने कहा उनके पास बहुमत। इंडी गठबंधन ने किया चेयर का अपमान। जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के संबंधों पर बीजेपी के आरोपों से दोनों सदनों में हंगामा। नहीं हुआ कामकाज। बीजेपी ने नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी के आचरण पर उठाए सवाल। नेतृत्व को लेकर इंडी गठबंधन में तकरार। टीएमसी और शरद पवार की ओर से ममता के समर्थन के बाद लालू यादव ने भी लिया बंगाल की सीएम का पक्ष। बीजेपी ने कहा कोई भी हो नेता, फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी की ओर से केजरीवाल के बंगले का वीडियो जारी करने के बाद दिल्ली की राजनीति में घमासान। बीजेपी ने बताया भ्रष्टाचार का प्रतीक, तो बचाव में उतरी आम आदमी पार्टी। महाराष्ट्र में वीवीपैट की गिनती में नहीं मिली गलती। चुनाव आयोग ने कहा सभी 36 जिलों में आई रिपोर्ट। कहीं भी उम्मीदवारों को ईवीएम में मिले वोट और वीवीपैट मशीन की पर्ची में कोई गड़बड़ी नहीं। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। संसद के दोनों सदनों में आज भी जमकर हंगामा हुआ और विधायी कामकाज ठप दिखाई पड़ा। इस बीच विपक्षी सांसद राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, जिसके बाद बीजेपी ने इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। जहां विपक्षी दल सभापति का पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं, तो संसदीय कार्य मंत्री ने सभापति की निष्पक्षता की जमकर तारीफ की है। संसद में पक्ष विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के बीच शुक्रवार को राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विपक्षी दलों की ओर से पेश अविश्वास प्रस्ताव ने सियासी कड़वाहट को और बढ़ा दिया है। दरअसल सोमवार से ही ये चर्चा थी कि कांग्रेस सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है और मंगलवार को जयराम रमेश ने इस बात का ऐलान कर दिया। आज के जो चेयरमैन साहब हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े वकील हैं, पर जिस तरीके से उन्होंने सभा चलाया है, सदन चलाया है, और ख़ास तौर से कल जो देखने को मिला, हमें मजबूर कर दिया। सारे इंडिया पार्टी सभी ने हस्ताक्षर किया है इस अविश्वास प्रस्ताव पर। कांग्रेस का दावा है कि इस प्रस्ताव में 60 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और इसमें सभी इंडी गठबंधन के सहयोगी दल शामिल हैं। कांग्रेस का कहना है कि सभापति के पक्षपातपूर्ण रवैये के चलते ये प्रस्ताव लाया गया है। बीजेपी और सहयोगी दलों ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस की आलोचना की है। चाहे लोकसभा स्पीकर हो या राज्यसभा का चेयरमैन हो, चेयर का बिल्कुल इज्जत नहीं करते हुए चेयर का गरिमा को गिराने का काम विपक्ष के लोगों ने करते आए हैं। अब कुछ अनर्गल चीज़ों को करके सुर्खियों में कैसे बने रहे, बस इतना ही उनका मकसद है। इसलिए इस तरह का काम कांग्रेस के लोग करते हैं। इससे पहले राज्यसभा में मंगलवार को पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध के चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई। ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। जैसे ही हाउस शुरू होता है हम अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए। काम हो ही नहीं रहा है। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अर्जन हो जाए।
उधर लोकसभा में भी हंगामे के चलते कामकाज नहीं हो पाया। हंगामे के बीच ही मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 को सदन में पेश किया गया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने नेता विपक्ष लोकसभा के रूप में राहुल गांधी के आचरण पर भी सवाल उठाया है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के बिहेवियर को देख करके। कल जिस प्रकार से वो एक मोबाइल फोन लेके मुखौटा पहनवा करके रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इट्स अ डाउटफुल सिचुएशन दैट वेदर ही रियली वांट्स टू बी एन एलओपी और ही वांट्स टू बी समथिंग एल्स। शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में गतिरोध लगातार जारी है। ऐसे में देखना होगा कि शीतकालीन सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच ये टकराव कब खत्म होता है। नीरज सिंह, ऋषि कुमार और शैलेंद्र मिश्र के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आपको बताते हैं कि अगर राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसका नियम क्या है और उसके प्रावधान क्या है, किस प्रकार से ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतिहास में पहली बार है जब इस प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति के खिलाफ आया है। राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा नोटिस देना जरूरी होता है, क्योंकि जिस सदन के सदस्य हैं वही उसमें नोटिस दे सकते हैं। नोटिस को पहले राज्यसभा में पेश करना होता है। ये निश्चित तौर से लोकसभा में नहीं बल्कि राज्यसभा में ही पहले इसको पेश करना होता है। नोटिस पर राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी है। कम से कम 50 सदस्यों के साइन के साथ ही नोटिस दिया जा सकता है। ये एक तरीके से नियम और प्रावधान है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो नोटिस देने से में कम से कम 14 दिन का एक तरीके से नोटिस का समय भी होना चाहिए और नोटिस भेजा जाता है राज्यसभा के सचिवालय को, जो कि आज दिया गया है विपक्षी सदस्यों के माध्यम से। कम 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। तो आज अगर ये नोटिस दिया गया है तो इसकी विधायी कामकाज के लिए 14 दिन का एक पूरा समय चाहिए होता है। ये व्यवस्था पहले से ही है और ये नियम भी कहता है। राज्यसभा में सामान्य बहुमत से पारित होना जरूरी, क्योंकि जो नोटिस दिया गया है वो राज्यसभा में जब प्रस्ताव के तौर पे आएगा तो सामान्य बहुमत से पारित होना जरूरी। सामान्य बहुमत का मतलब ये होता है कि उस वक्त सदन में मौजूद जितने भी संख्या में सांसद हैं उनका आधे से ज्यादा उनका द्वारा समर्थन उस प्रस्ताव को मिलना जरूरी है। उसके बाद में पास होने के बाद, राज्यसभा से पास होने के बाद में इसको लोकसभा में भेजा जाता है, क्योंकि दोनों ही सदनों से इसको पास होना जरूरी होता है और लोकसभा में भी सामान्य बहुमत से इसका पास होना जरूरी होता है। उसी प्रकार का सामान्य बहुमत कि उपस्थित सदस्यों की आधी से ज्यादा संख्या उसके समर्थन में प्रस्ताव करे। नोटिस विचाराधीन रहने तक सभापति नहीं करते हैं सदन की अध्यक्षता, क्योंकि उनके खिलाफ मामला लंबित होता है। तो ऐसे में ये एक व्यवस्था है कि वो अपने आप में चेयर पे नहीं होते हैं। सभापति जरूरत पड़ने पर वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लेते। अगर वो डिवीजन का मौका आता है और अगर बराबरी का मामला होता है तो इस प्रकार की स्थिति में, क्योंकि उनके ही खिलाफ है मामला, तो ऐसे में वो डिवीजन के समय वोटिंग भी नहीं करते हैं। नोटिस में उपराष्ट्रपति को हटाने के स्पष्ट कारण बताना जरूरी होता है कि आप जब नोटिस देंगे आपको बताना होगा कि आपके पास वजह क्या है और उस वजह के आधार पर आप एक तरीके से ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। संविधान के अनुच्छेद 67B में इस प्रकार की व्यवस्था को दिया गया है ताकि किस प्रकार का नियम हो, अगर जरूरत पड़ती तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 67B में इसका उल्लेख साफ तौर से नजर आता है। विपक्ष के पास दोनों सदनों में नहीं है जरूरी बहुमत, क्योंकि जो संख्या बल मौजूदा समय में है लोकसभा राज्यसभा में, उसके आधार पर यह स्थिति दिखाई नहीं पड़ती है कि विपक्ष इस अपने प्रस्ताव को पास करा पाएगा। बावजूद उसके वो एक प्रकार का यह प्रस्ताव लेकर आया है। इसके अपने आप में राजनीतिक मायने हैं। तो यह अपने आप में बेहद समझना जरूरी है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ इस प्रकार का मामला सामने आया है। तो इसी विषय पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। नई सुबह नई शुरुआत DD न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे DD न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे DD न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत। और इस ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे हैं तो उस खबर का जो आज की सबसे बड़ी खबर है उस पर जुड़ा हुआ है आज का हमारा विशेष भी, विपक्ष का अविश्वास दांव। क्योंकि राज्यसभा में सभापति के खिलाफ विपक्षी नेता अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं तो विपक्ष का अविश्वास दांव है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संदीप त्रिपाठी जी, नेता कांग्रेस के, इसके अलावा स्नेहलता श्रीवास्तव जी जो कि पूर्व महासचिव हैं लोकसभा की, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हैं, और बहुत जल्दी ही बीजेपी से हमारे साथ चारू प्रज्ञा जी भी जुड़ेंगे। आप तीनों का स्वागत है। और शुरुआत संदीप जी आपसे ही, क्योंकि क्या कुछ ऐसा हो गया कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये पहली बार है कि सभापति के खिलाफ पहली बार विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। क्या बड़ी वजह आप लोगों ने गिनाई है उसमें? इसी का परिणाम है लाइन है, उससे मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। चाहे 53 करोड़ से अधिक वंचितों का बैंक खाता खुलना हो बिना बिचौलियों के DBT के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पैसा सीधा लाभार्थियों के खाते में पहुंचाना हो, 4 करोड़ भारतीयों को पक्का घर मिलना हो, 10 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन मिलना हो, 12 करोड़ से अधिक घरों को नल से जल की सुविधा उपलब्ध करानी हो, 11 करोड़ से अधिक शौचालय निर्माण हो, अथवा देश के करोड़ों गरीबों माननीय सांसदों के खिलाफ जिस तरीके का उनका। संदीप जी आपकी आवाज बेहतरी से नहीं आ रही, मैं आता हूं आपके पास में। स्नेहलता जी का रुख करते हैं। स्नेहलता जी, क्योंकि आप लोकसभा में महासचिव के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा चुकी है, ऐसे में नियम क्या कहता है, किस नियम के आधार पर और किस तरीके से अब यहाँ से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? क्योंकि जो सामान्य समझ है उसमें यही कि 50 साइन कम से कम होने चाहिए और 14 दिन का नोटिस होना चाहिए। बाकी विस्तार आप दे दीजिए इस बात को। स्नेहलता जी, यहाँ ये उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 के आम आवाज की दिक्कत है मुझे लग रहा है 48,683 तथा 2024 में 48,000 जो राज्यसभा के चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको हटाने के लिए एक रिजोल्यूशन लाया जा सकता है। और जैसा आपने बताया कि 50 लोगों के हस्ताक्षर से ये रिजोल्यूशन अपोजिशन पार्टी ने दिया है, तो इसमें जो भी जब इस संकल्प पे अगर चर्चा होती है और उस समय जो भी सदस्यों की संख्या है
उसका 50% जो संख्या है उससे इस संकल्प को निकालना होगा। मतलब जब मूव होगा तो यदि वोटिंग होती है तो सपोज करिए कि आज 231 सदस्य हैं तो 116 सदस्यों की सहमति वोटिंग के समय मिलना आवश्यक है। और जब ये राज्यसभा से पास हो उसके बाद में ये संकल्प लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। इसका मतलब ये है कि लोकसभा में जो भी सदस्य उस समय उपस्थित हो उनमें जो मेजॉरिटी आएगी उससे वो राज्यसभा के संकल्प से अगर एग्री करते हैं तो फिर ये संकल्प पारित माना जाता है। जो एक मुख्य मुद्दा है वो ये है कि 14 दिन का नोटिस आवश्यक है। ये संविधान में ही दिया गया है और ये 14 दिन का नोटिस के लिए जो सेशन अभी बचा है वो 14 दिन का नहीं है। तो लेटर कहते हैं, मतलब लेटर एक चीज है जिसमें सबको स्पष्ट है कि 14 दिन नहीं हो रहे हैं, पर ऐसे कोई प्रेसिडेंट हैं जब यदि इस सेशन में 14 दिन नहीं होते हैं तो वो अगले सेशन में 14 दिन की गणना में लेकर के चर्चा की गई है। ये एक प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट का और चेयरमैन के रिमूवल का कोई प्रेसिडेंट नहीं है। आज तक कभी ऐसा संकल्प नहीं लाया गया है। स्नेहता जी, यहीं पे आपसे इस बात का मैं समझना चाहता हूं कि आपने जो 14 दिन का जिक्र किया तो इस सत्र के बचे हुए 10 दिन और जब भी अगला सत्र आहूत होगा उसके शुरुआती 4 दिन क्या इस तरह से जोड़ा जाएगा या उस नए सत्र के ही शुरुआती 14 दिन को जोड़ा जाएगा? उसकी व्यवस्था को लेकर या जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? नहीं, जैसे संकल्प अभी इस सेशन में दिया गया है जी, तो यदि इसको हम प्रावधान के हिसाब से देखें तो ये संकल्प जैसे ही ये सेशन खत्म होगा इलैप्स हो जाएगा क्योंकि 14 दिन नहीं बचे। ठीक है जी। परंतु यदि आप कोई प्रेसिडेंट देखें तो ऐसा प्रेसिडेंट मिल सकता है कि कोई रेजोल्यूशन इस सेशन में आया था और उसमें 14 दिन से कम दिन बचे थे तो जो शेष दिन है वो अगले सेशन में लेकर के उसे 14 दिन माना गया। तो ये प्रेसिडेंट की बात है, ये लोकसभा राज्यसभा के सचिवालय में मौजूद होगी। परंतु जहां तक वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन राज्यसभा के रिमूवल की बात है तो ये अपने आप में पहला ही केस है। ठीक है मैम, आप जी नहीं मिलेगा। ठीक है मैम, आप हमारे साथ बनी रहिए। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनंत जी, अविश्वास का दांव कहीं विपक्ष इस लिहाज से चल रहा है, उसको भी सारे अंक गणित पता है, 14 दिन का नोटिस की व्यवस्था उसको पता है, सारी चीजें पता है, उसके बाद भी ये प्रयास करना, क्या ये महज एक राजनीति है या किस प्रकार की स्थिति को आप देखते हैं अनंत जी? नहीं, ये तो सिर्फ देखिए, ये नैरेटिव पर कब्जे की लड़ाई है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान, मतलब लोकसभा चुनाव के समय से ही नैरेटिव की लड़ाई इस देश में आरंभ हुई जब संविधान का मसला लगाया गया और उसके बाद उसमें सफलता मिलने के बाद श्रीमान राहुल गांधी जी ने अडानी को मुद्दा बना लिया। अभी आपके चैनल पर ही प्रियंका जी कह रही थी 10:30 से 11 बजे तक हम लोग काम करते हैं, अंदर कोई काम नहीं करने देता है। पूरा देश देख रहा है कौन काम करना चाहता है, कौन काम करना नहीं चाहता है। ऐसे में आज जिस प्रकार से सभापति महोदय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे जहां तक याद पड़ता है कि इन लोगों ने हरिवंश जी के खिलाफ भी एक नोटिस दिया था पिछले कुछ समय पहले जी। तो ये सब लोग सीरियस नहीं होते हैं, इनको लगता है कि किसी सूफे के दम पर डेमोक्रेसी को चलाया जाए। ऐसे चलता नहीं है। अगर आपको गंभीरता पूर्वक उपराष्ट्रपति या सभापति राज्यसभा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करना था तो नियम कानून के हिसाब से आप नोटिस देते, संजीदगी से ये काम करते और उसके बाद उनके खिलाफ वो बहस होती। लेकिन आप बहस में बैठना कहां चाहते हैं? आप तो सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भी कहेंगे कि पहले अडानी पे बहस करा लो फिर इस पर बहस कराना। जी। तो अभी जो है कांग्रेस पार्टी के जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है वो जिस प्रकार की हरकतें संसद परिसर में कर रहे हैं उससे मुझे लगता है कि संसद की जो गरिमा है, संसद की जो मर्यादा है, संसद की जो परंपरा है
पिछले 75 वर्षों की संविधान का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, तो उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जिस प्रकार से वो वीडियो बनाते हैं दो मुखौटे में, मतलब संसद न हो गया, ये प्रहसन का मंच हो गया, कोई नाटक खेला जा रहा है क्या यहाँ? आपको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप जनता की समस्याओं को संजीदगी के साथ उठाना चाहते तो ये उठाते। ठीक है, वो स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही क्योंकि विधायी कामकाज भी हो नहीं रहा है, संवाद और चर्चा तो दिखाई नहीं पड़ रही है सदन में। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ में कांग्रेस के नेता मौजूद है। संदीप जी, सवाल यही है कि विपक्ष इस कदम के बावजूद भी बहुत गंभीर नजर नहीं आ रहा। क्या महज एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है या फिर आप गंभीर हैं इन सब विषय को लेकर? संख्या बल हो या नियम कायदे हो, सबके आधार पर तो स्थिति दूसरी दिखाई पड़ती है। संदीप जी। सर, हमने अभी अपनी बात की शुरुआत की, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं बात नहीं रख पाया। मैंने यही कहा कि वो बड़े बेदाग बने टहलते थे, हमने कहा क्यों ना इन्हें थोड़ा सा आईना दिखाया जाए। तो आज जिस तरीके से धनगर जी दो मुद्दे, किसान का मुद्दा भी पिछले जब इस तरीके की मामले चल रहे थे कांग्रेस ने उठाने की कोशिश की, धनगर जी ने नहीं उठाने दिया। आज वही धनगर जी मुंबई के जो है सेमिनार में वही बात बोलते हैं जो कांग्रेस उस समय उठाना चाह रही थी। मतलब कांग्रेस का वैलिड जो है टॉपिक था, लेकिन आपने नहीं उठाने दिया। तो धनगर जी लगातार एक मुद्दा और में जो महत्वपूर्ण बात है, भाजपा के सांसद सदस्यों ने एक स्थगन प्रस्ताव दिया जॉर्ज सोरोस के मसले पर। वही जॉर्ज सोरोस जो कि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लगभग 100 करोड़ रुपए चंदा उन्होंने दिया। ऐसे जॉर्ज सोरोस के मामले पर उन्होंने एक जो है स्थगन प्रस्ताव दिया भारतीय जनता पार्टी को, उसको जो है धनगर जी ने अब जो स्वीकार नहीं किया। उसके बाद पता नहीं किसका फोन आता है सर, क्या वजह होती है, 1.5 घंटे से ज्यादा जो है माननीय सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को बिना किसी नियम के उसी मुद्दे पर बुलवाया जाता है। ये क्या है सर? या तो आप स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लेते, आप चर्चा कराते। उन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, उनका हक था, उसको स्वीकार कराते, आप चर्चा कराते। लेकिन नहीं, आप इसलिए कि अगर आप यहाँ पर स्वीकार कर लेते तो कांग्रेस के उस स्थगन प्रस्ताव को भी। ठीक है संदीप जी, आप जो बात कह रहे हैं वो ये सीधे तौर पे कि जो चेयर है वो नियम का अवहेलना कर रही है और आपके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार यानी विपक्ष के साथ में कर रही है, क्योंकि चारू प्रज्ञा जी को जुड़ना था, बीजेपी के प्रवक्ता, वो फिलहाल अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। मैं उनकी तरफ से तो नहीं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अनंत विजय जी हैं, उनका मैं रुख करता हूँ। स्नेहलता मैम जी, मैं आता हूँ आपके पास में। अनंत जी, जो ये बात कह रहे हैं, क्या अगर वो संविधान की दुहाई देकर लगातार चलने की बात होती है तो क्या फिर विपक्षी सांसदों को भी उस व्यवस्था का पालन सम्मान करने की एक जरूरत नहीं है, जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, जो संवैधानिक परंपराएं हमारी हैं? देखिए, मुझे लगता है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की जितनी है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। ये टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है, ये कोई नहीं समझ रहा है। ये लोग जनता की बात करते हैं लेकिन जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। पहले सप्ताह में 65-62 मिनट काम हुआ सिर्फ लोकसभा में। ये क्या दर्शाता है? ये विपक्ष, सत्ता पक्ष तो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है कि हम इस मुद्दे पर डिस्कशन करना चाहते हैं, आप आइए। लेकिन जब विपक्ष ने नहीं किया और लगातार वो अडानी करने लगे, तब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने प्रति आक्रमण किया और उन्होंने सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के संबंधों की दुहाई देनी शुरू कर दी संसद भवन में। कल से ये मुद्दा संसद भवन में जॉर्ज सोरोस को लेकर जिस प्रकार से गरमाया है और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी उससे तिलमिलाई हुई है, ये अडानी और सोरोस आमने सामने हो गए। लेकिन ये बहुत गंभीरता से पक्ष को और विपक्ष को दोनों को सोचना होगा कि सोरोस और अडानी की लड़ाई में जनता के मुद्दे कहां हैं। बिल्कुल, ये बहुत ये बातें करता था कि हम महंगाई पर, बेरोजगारी पर, जनता पर, इस पर असल में क्या है, असल में क्या है, विपक्ष को ये सूट कर रहा है। आर्यन जी, अगर आप देखें तो विपक्ष को जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है, जिस प्रकार से उनके नेता निरंतर राहुल गांधी को नेता नहीं मानने, बल्कि राम गोपाल जी ने तो यहां तक कह दिया कि खड़गे जी हमारे नेता हो सकते हैं, राहुल गांधी हमारे नेता नहीं है। आज वो कह रहे हैं कि ऐसे देश का नेतृत्व करने वाले तो 50 लोग यहाँ पर हैं। तो जिस प्रकार से राहुल गांधी के नेतृत्व को INDIA गठबंधन में चुनौती मिल रही है, चाहे वो ममता बनर्जी से हो, चाहे वो शरद पवार जी से हो, चाहे वो ये अपने समाजवादी पार्टी से हो, तो कांग्रेस पार्टी को ये सूट करता है कि वो एक ऐसा मुद्दा उठाए जिसमें ये सब नैरेटिव पीछे चला जाए। लेकिन
जाएगा, इसमें मुझे संदेह है। बिल्कुल। स्नेहलता जी हमारे साथ में मौजूद है। स्नेहलता जी, आपसे समझना चाहते हैं कि जो ये नोटिस दिया गया है मौजूदा समय में, ये राज्यसभा सचिवालय के पास में है, इस पर फैसला कौन लेगा? क्या सभापति इस पे फैसला लेते हैं या उपसभापति इस पे फैसला लेंगे कि इस पे आगे काम कैसे होगा? क्या इसको स्वीकार या अस्वीकार करने की भी व्यवस्था है या किस प्रकार का नियम है? इसको आप क्या कैसे सामने रखना चाहेंगे आप? नहीं, चूंकि सभापति के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया है तो उपसभापति इस मामले में डिसाइड करेंगे और राज्यसभा सचिवालय के पास जो प्रेसिडेंट हैं, जो भी उनके पास मटेरियल है और प्रावधान है, उनके साथ में वो केस को प्रस्तुत करके और हाउस में उस पे निर्णय लिया जाएगा। जी, क्या इसको स्वीकार करने, इस नोटिस को स्वीकार करने या अस्वीकार करने को लेकर भी कोई स्पष्टता है या फिर नियम कायदों के आधार पर अब सचिवालय तय करेगा इसको? नहीं, नियम के आधार पर रिजोल्यूशंस बहुत सारे दिए जाते हैं और हर रिजोल्यूशन को मोशन में बदल करके चर्चा कराई जाए, ऐसा संभव नहीं होता और ना ऐसा होता है। तो यदि वो सारे प्रावधानों को पूरा करता है और जिस तरह का संविधान में आर्टिकल में प्रावधान है, उनको देखते हुए ही रिजोल्यूशन के ऊपर निर्णय हाउस में लिया जाएगा। जी, जब तक इस पे मैम फैसला नहीं होता है तो क्या ये 14 दिन ये इसमें काउंट किए जाएंगे? और दूसरा चीज़ ये कि अगर ये 14 दिन की एक समय सीमा की शुरुआत हो गई है तो क्या सभापति जो एक इसके बारे में कहा गया कि साहब जब तक विचाराधीन होता है मामला वो चेयर में सदन की अध्यक्षता नहीं करते, इसको लेकर भी कुछ आप स्पष्ट करना चाहेंगे? नहीं, अभी तो नोटिस दिया है। इस नोटिस देने की अवधि है 14 दिन पहले देने की अवधि। नोटिस स्वीकार करने का तो जिस दिन चर्चा के लिए तय होगा उसी दिन ये तय होता है कि जब उसका कार्यसूची निकलती है कि किस किस मुद्दे पे चर्चा होगी, तब पता चलता है कि वो संकल्प अगर में चर्चा करने के लिए संकल्प स्वीकार नहीं होगा, संकल्प पे चर्चा करने की जो स्वीकारता होगी वो तय होगी। जी। तो नोटिस देने की अवधि है 14 दिन और इस 14 दिन के नोटिस के बाद में जो राज्यसभा है वो ये तय करेगी कि ये संकल्प नियमों और प्रावधानों के अनुसार है और यदि है तो किस दिन चर्चा होगी। ठीक है जी। ये टेक्निकल ग्राउंड पे तो वैसे दिखता है कि अमान्य हो सकता है बिकॉज उसमें 14 दिन पूरे नहीं हो रहे हैं और ये सेशन समाप्त होते ही ये रिजोल्यूशन लैप्स माना जाएगा। ठीक है मैम। अनंत जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपको लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं पे लगातार विपक्ष चोट करता रहा है और ये लंबे समय से हमने देखा है, इस समय सभापति की चेयर पर इस प्रकार से अविश्वास रखना, ये भी उस प्रकार की एक राजनीतिक बड़ी कोशिश के तहत देखा जा सकता है इसको? ये विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी आदत में पिछले 15-17 सालों में शुमार कर दिया है कि वो जो उनको शूट नहीं करता उसके खिलाफ जो है वो सवाल उठाते हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो या मैं तो साहित्य संस्कृति से भी जुड़ा हुआ हूँ आर्येंद्र, आप जानते हैं, तो तमाम साहित्यिक संस्थाओं पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ये हो गया वो हो गया, और वो ये भूल जाते हैं कि इन सारी संस्थाओं की उन्होंने जो दुर्गति की थी अपने कार्यकाल में उसका क्या हुआ था। चुनाव आयोग पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, आप याद करिए। और अभी तो आप उपसभापति की बात कर रहे हैं, नजमा हेपतुल्ला जी की जो किताब आई है उसमें उन्होंने कहा है कि जब उनको कोई बड़ा पुरस्कार या बड़ा सम्मान मिल रहा था, फोन किया तो सोनिया जी ने 1 घंटे तक वेट कराया उनको। दूसरी बात मैं चुनाव आयोग की कह रहा था, चुनाव आयोग पर ये बड़े सवाल उठाते हैं कि चुनाव आयोग बहुत पार्टीसन बिहेव करता है। आपको याद है, मैं दर्शकों को आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूँ कि बहुत संक्षेप में कि चुनाव आयुक्त जो लोग बने उसको कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ राज्यसभा का सदस्य बनाया गिल साहब को, बल्कि मंत्री भी बनाए। तो ये चुनाव आयोग के आयुक्त बनने के बाद ऐसा होता है। और टीएन शेषन ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा,
जिस टीएन शेषन की बड़ी तारीफ होती है, बड़ी प्रशंसा की जाती है, उनका भी इतिहास देखा जाना बिल्कुल। चाहिए। ये ऐसे तो बहुत से कांग्रेस उदाहरण मौजूद हैं जो अपने आप में दिखाते हैं कि किस प्रकार की सियासत होती रही, और लेकिन मौजूदा वक्त के हिसाब से भी इस चीज को देखना दिलचस्प होगा कि जो पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया है ये आगे कैसे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर माफी चाहूंगा, वक्त खत्म हो गया। सर माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे हम आपको दिखाएंगे खबर कि इंडी गठबंधन में क्यों आखिर दरार पड़ रही है, और वजह है वहां पे कप्तानी पर तकरार लगातार बनी हुई है कि कौन इंडी गठबंधन का नेतृत्व करेगा। कप्तानी पर तकरार है, इंडी में दरार है, इस खबर पे होगी हमारी नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद अब खबर इंडी गठबंधन से जुड़ी हुई। इंडी गठबंधन में आपसी कलह लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व पर उनके ही सहयोगी दलों का भरोसा टूटता जा रहा है। जब से ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर की है, उसके बाद से तमाम दल उनके समर्थन में उतर आए हैं। अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे के समर्थन के बाद अब लालू यादव ने भी खुलकर ममता बनर्जी का पक्ष ले लिया है, जिसके बाद कांग्रेस लगातार अपनों के बीच ही घिरती हुई दिखाई पड़ रही है। पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में हार, अब कप्तानी को लेकर रार। एक एक कर कई दल दे रहे टीएमसी का साथ। क्या ममता दे पाएंगी कांग्रेस को मात? हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में हार के बाद इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। समाजवादी पार्टी और टीएमसी पहले से ही संसद में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से लगातार दूरी बनाए हुए है और अब आरजेडी प्रमुख लालू यादव भी ममता बनर्जी के समर्थन में उतर आए हैं। लालू से जब पत्रकारों ने ममता बनर्जी के बारे में पूछा तो लालू ने साफ कह दिया कि गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। कांग्रेस की वजह नहीं होगा, ममता को दो। तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ, दे दे। दरअसल ये पूरी कवायद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के उस इंटरव्यू के बाद शुरू हुई जिसमें उन्होंने विपक्षी इंडी गठबंधन के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया था।
उन्होंने संकेत दिया कि अगर उन्हें अवसर मिले तो वो गठबंधन की कमान संभालने को तैयार हैं। कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में, उसमें अच्छा ही होगा। Given this track record of defeating the BJP, we believe that there can be no better person than Ms. Mamata Banerjee to lead the India Alliance at the national level. उनके इस बयान के बाद इंडिया के नेताओं की ओर से बयानबाजी शुरू हो गई। शरद पवार ने भी सुर में सुर मिलाया और कहा कि ममता बनर्जी का रुख आक्रामक है। उन्होंने कई लोगों को खड़ा किया है, उन्हें ऐसा कहने का पूरा अधिकार है। ममता बनर्जी में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की क्षमता है। इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने की ममता बनर्जी की दावेदारी के बाद इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बटा हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी जहां पहले ही कांग्रेस पर सवाल उठा रही है, वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी ममता के नेतृत्व को मजबूत बता रही है। अगर उनको ये जिम्मेदारी मिलती है, हमें पूरा यकीन है कि वो अच्छे से निभा पाएंगी और इंडिया अलायंस के गठबंधन को और मजबूत करेंगे। इंडी में जारी इस लड़ाई के बीच एनडीए का कहना है कि नेता कोई भी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी को मात नहीं दे सकता। कोई भी नेता हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए बहुत बड़ी स्ट्रांग है। दरअसल विपक्षी दलों ने कांग्रेस को बड़ी उम्मीद के साथ नेतृत्व सौंपा था, लेकिन अब उनकी निराशा का आलम यह है कि ममता की दावेदारी के बाद दूसरे साथी दल भी कांग्रेस का साथ छोड़ उनके साथ खड़े होने की हामी भरने लगे हैं। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इन दो चेहरों में, राहुल गांधी और ममता बनर्जी में, एक तरीके से इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने की होड़ मची हुई। लेकिन इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों के किस प्रकार के बयान आए हैं वो समझना भी जरूरी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो उसने ममता बनर्जी का समर्थन किया है। एनसीपी शरद पवार की बात की जाए तो उन्होंने भी ममता बनर्जी का समर्थन किया कि उनको नेतृत्व करना चाहिए, उनके हक में एक तरीके से वो समर्थन करते नजर आ रहे हैं। आरजेडी की ओर से लालू प्रसाद यादव का आज बड़ा बयान आया। इससे पहले हमने तेजस्वी यादव का बयान भी सुना था। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की अगर बात की जाए तो वो भी ममता बनर्जी के समर्थन में सीधे तौर पे लगातार कई दिनों से बयान दे रहे हैं। लेकिन टीएमसी के लिहाज से अगर बात की जाए, वो तो पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहा है ममता बनर्जी को नेतृत्व स्थापित करने को लेकर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से कही गई है बात कि भाई बैठक करिए, चर्चा कीजिए, उसके बाद में नेतृत्व पे फैसला किया जाएगा। हालांकि ममता के दावे को खारिज नहीं किया है ये एनसी का पक्ष है। इसी प्रकार से लेफ्ट पार्टी में सीपीआई की ओर से भी इस प्रकार का बयान आया था कि साहब बैठक कीजिए, चर्चा कीजिए, हम लोग तय कर लेंगे कि आखिर कौन नेतृत्व करेगा। लेकिन साफ तौर से लड़ाई खिल के सामने आ गई है, जहां पर राहुल और ममता के बीच में ये टकराहट सीधे तौर पर देखने को मिल रही है कि आखिर नेतृत्व कौन करेगा। और ये तमाम दल सीधे तौर पर मुखर हो चुके हैं और जो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने की बात नहीं कर रहे। तो इस तरीके से इंडी गठबंधन में आपसी रार सीधे तौर पे दिखाई पड़ रही है। नेतृत्व पर टकराहट की बड़ी वजहें क्या हैं वो भी समझना जरूरी है। लोकसभा चुनाव में चेहरा तय नहीं था। जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उस वक्त चेहरा तय नहीं किया गया था। जल्दी से तथ्यों को आपके सामने रखते हैं। राहुल के नाम पर सहमति नहीं बनी थी। हालांकि कांग्रेस ने बहुत पुश किया था, लेकिन वो सहमति नहीं बनी थी। बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले लोकसभा का चुनाव के समय वहां पर डटी रही थी। इसी प्रकार से पंजाब में भी गठबंधन, इंडिया अलायंस गठबंधन के तौर पे वहां पे चुनाव नहीं लड़ा था। जम्मू कश्मीर में अभी जब विधानसभा चुनाव हुए तो उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के नेतृत्व और उनकी रणनीति पर गंभीर सवाल उठाए। इसी प्रकार से जेएनके में जो सरकार बनी है उसमें भी एक तरीके से कांग्रेस शामिल नहीं है और उसका जीत का जो श्रेय है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया गया है। हरियाणा में अकेली लड़ी थी कांग्रेस और एक तरीके से करारी उसको हार मिली है। तो ये भी दिखाता है कि साहब गठबंधन के साथ आप हमेशा चलने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस को करारी हार मिली, हमने देखा भी विधानसभा चुनाव में किस प्रकार के नतीजे उनके हक में नहीं आए हैं। झारखंड में जो जीत मिली है उसका श्रेय जेएमएम हेमंत सोरेन को दिया जा रहा है कि साहब उनके सहयोग के नाते आपको भी एक बेहतर नंबर या कहा जाए ठीक ठाक नंबर मिलते नजर आए हैं। कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस की रणनीति से सहमत नहीं है। जिस प्रकार की नीति कांग्रेस अपनाती है उसका फायदा उसको तो मिलता है, बाकी सहयोगी दलों को नहीं मिलता। इस रणनीति से कई लोग एक तरीके से खुश नहीं है। अब बात करते हैं कांग्रेस की मुश्किल के लिहाज से, क्योंकि कांग्रेस के लिहाज से बात की जाए, राहुल गांधी के लिहाज से बात की जाए तो कुछ ऐसे तत्व हैं जिसको समझना जरूरी है। राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर संकट लगातार बना हुआ, ये बहुत गंभीर विषय है क्योंकि इसको कोई स्वीकारता नहीं मिल रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जब से उन्होंने एक तरीके से कमान संभाली है 89 चुनाव एक तरीके से कांग्रेस हारी है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव शामिल है। बीजेपी से सीधी लड़ाई में
कांग्रेस ज्यादा कमजोर नजर आती है, उसका स्ट्राइक रेट बहुत कम होता है। टीएमसी ने कहा है कि सीधी लड़ाई में महज 10% स्ट्राइक रेट होता है, जबकि टीएमसी का स्ट्राइक रेट 70% है। तो ऐसे में उनका दावा वो भी करते हैं। इसी प्रकार से 3 लोकसभा चुनाव में लगातार हार मिली है, सहयोगियों को राहुल स्वीकार नहीं दिखाई पड़ते। इसी प्रकार से सीधी लड़ाई में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 10% के आसपास दिखाई पड़ता है। तो ये अपने आप में कांग्रेस की मुश्किलें हैं। राहुल गांधी को लेकर भी अपने आप में, नेतृत्व को लेकर भी संकट दिखाई पड़ता है। तो वहीं ममता बनर्जी के पक्ष में किस प्रकार की स्थिति दिखाई पड़ती है या क्यों उनको समर्थन मिल रहा है, उसकी कुछ वजहें भी दिखाई पड़ती है। उसमें है दबंग छवि के तौर पर, क्योंकि वो जमीन पर लड़ने वाले जुझारू नेता के तौर पर अपनी उस छवि को लगातार बनाती है। उसके अलावा सहयोगियों में उनकी स्वीकार्यता भी नजर आती है, जो तमाम सहयोगी दल हैं उसमें स्वीकार्यता नजर आती है। और बंगाल में लगातार कामयाबी, क्योंकि तमाम कोशिश बीजेपी ने की है लेकिन राज्य से, सत्ता से उनको अभी हटा नहीं पाई। बहुत तेजी से विस्तार बीजेपी का हुआ है लेकिन फिर भी काबिज अभी ममता बनर्जी बनी हुई है। और सबसे बड़े क्षेत्रीय शत्रप के तौर पर आज की तारीख में राजनीतिक विसात पे उनकी मौजूदगी, ये उनके हक में जाती है। तो ये वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो ये दिखाती हैं और बताती हैं कि कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ इंडी अलायंस में ही आपस में मतभेद दिखाई पड़ रहे हैं। और ममता बनर्जी हो सकता है आने वाले वक्त में कमान संभालेंगी, उसकी तमाम वजहों का भी हमने आपसे लगातार जिक्र किया है। तो ये अपने आप के इस वक्त की तमाम चीज़ों का हम जिक्र कर रहे हैं और ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से ये है जहां पे ममता बनर्जी एक तरीके से आगे बढ़ती नजर आती हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी को लेकर असमंजस की स्थिति बनाई पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो इसी बात हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाएंगे कि आगे कौन सी खबर है, उस पर हमारा नजर होगी। और बात करेंगे दिल्ली की सियासत को लेकर कि दिल्ली की सियासत में शीश महल को लेकर एक तरीके से केजरीवाल के शीश महल को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस खबर पर होगी हमारी नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अनुभव कीजिए शुद्ध MTH बादाम रोगन का प्यार। त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। MTH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से न्यूज नाइट में। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि अभी तक किन बड़ी खबरों पे रही है हमारी नजर, उसका सिलसिलेवार तरीके से जिक्र कर लेते हैं कि आखिर किन बड़ी खबरों पे हमने नजर डाली है। सभापति के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उस बड़ी खबर से हमने आपको रूबरू कराया। ये राज्यसभा की या कहा जाए संसद के लिहाज से बड़ी खबर थी। सोरोस के मुद्दे पर संसद में गतिरोध आज भी बना हुआ है, उस खबर से हमने आपको रूबरू कराया। इसके अलावा नेतृत्व को लेकर इंडी गठबंधन में किस प्रकार से तकरार बनी हुई है, इन तमाम महत्वपूर्ण खबरों से आपको हमने रूबरू कराया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस तरीके से आगे की सियासत दिखाई पड़ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित महिला संवाद यात्रा को लेकर राजद के अध्यक्ष लालू यादव के आंख सेकने वाले बयान पर बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। भाजपा ने किस प्रकार से या तमाम जेडीयू के नेताओं ने किस प्रकार से इस बात को एक तरीके से घटिया सोच बताते हुए इस पर लालू से माफी मांगने की अपील की है।
एनडीए के दलों का कहना है कि उनका यह बयान आधी आबादी के बारे में घटिया सोच को दर्शाता है। ऐसी भद्दी टिप्पणी लालू जी अपने ऊपर किए हैं। पूरे जिंदगी में उन्होंने जो काम किया, पॉलिटिकली जंगल राज से प्रायबाची हुए, घोटालेबाज से प्रायबाची हुए, और वो दूसरों के ऊपर इतनी भद्दी टिप्पणी शोभा देता है। लालू प्रसाद जी विख्यात रहे हैं मौकरी करने के लिए, जोकरी करने के लिए, मस्खरेपन के लिए, और यही सब काम वो करते रहे हैं 15 वर्ष। इसलिए उनको ये समझ में आता है कि यही काम होता है। 15 साल तो बिहार में जब रहे तो कुछ काम किया नहीं उन्होंने। तो ये अपने आप में वो बयान थे जो दिखाते हैं किस प्रकार से ये पूरा मामला आगे है। गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी चुनाव से पूर्व प्रदेश के दौरे पर निकलते हैं। अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले वह महिला संवाद यात्रा पर निकलने का कार्यक्रम बनाए हुए हैं। इसे लेकर लालू के साथ ही आरजेडी के नेता नीतीश पर सवाल उठा रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली से जुड़ी। बच्चों की कसम खाकर सरकारी घर, गाड़ी, सुरक्षा न लेने के वादे के साथ दिल्ली में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने वाले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर अपने आवास पर पानी की तरह टैक्स पेयर्स का पैसा बहाने को लेकर सुर्खियों में हैं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अरविंद केजरीवाल के पूर्व आवास का ये वीडियो शेयर करते हुए उन्हें भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया। उनका मुख्यमंत्री आवास का बंगला नहीं, ये म्यूजियम है करप्शन का, जो दिल्ली की जनता के लिए खोलना चाहिए। मैं चुनौती देता हूँ अरविंद केजरीवाल, आप इस महल के दरवाजे खोलिए और दिल्ली की जनता को कहे कि आके देखो कैसे मैंने आपको बेवकूफ बना के अपनी अय्याशी का सामान जुटाया है। सीएम रहते अरविंद केजरीवाल द्वारा कराए गए अपने आवास के भव्य निर्माण का वीडियो वायरल होने के साथ ही जहां भाजपा ने एक बार फिर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया, वहीं आप नेता केजरीवाल और अपनी पार्टी का बचाव करते नजर आए। जो लोग स्वराज बोलकर आए वो शराब पे चले गए, जो अन्ना की उंगली पकड़ कर आए वो लालू पर चले गए, जो लोग छोटे घर में रहेंगे ये कहते थे वो बड़े शाही 150 करोड़ के एक शीश महल में चले गए और उसमें टोटो का टॉयलेट, उसमें करोड़ों की वियतनामीज मार्बल, लाखों के पर्दे, और वो भी तब जब कोविड का कालखंड था, जब दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही थी। हम और आप सब जानते हैं कि वो किसी एक व्यक्ति का घर नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का घर नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर है, और दिल्ली का जो भी मुख्यमंत्री होगा उस घर में ही रहेगा। लेकिन भाजपा चाहती है इस विषय पे बातचीत ना हो कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था कितनी कॉम्प्रोमाइज है। दरअसल केजरीवाल 6 फ्लैग स्टाफ रोड के बंगले में 9 साल तक रहे। बंगला खाली करने के बाद पीडब्ल्यूडी की ओर से इन्वेंटरी लिस्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि केजरीवाल के घर में बॉडी सेंसर और रिमोट कंट्रोल सिस्टम वाले कुल 80 पर्दे लगे थे। इन पर्दों की कीमत 4 करोड़ से 5.6 करोड़ रुपए थी। साथ ही बाथरूम में 15 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई और सैनिटरी फिटिंग की गई थी। सूत्रों के अनुसार मार्बल ग्रेनाइट लाइटिंग पर 1.9 करोड़ रुपए, इंस्टॉलेशन सिविल वर्क पर 1.5 करोड़ रुपए, जिम स्पा इक्विपमेंट और फिटिंग पर 35 लाख रुपए के साथ कुल 3.75 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पीडब्ल्यूडी की ओर से इन्वेंट्री लिस्ट में 1 करोड़ की टॉयलेट सीट के साथ बाथरूम और किचन में लाखों करोड़ों की लागत वाले सामान का भी जिक्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखी खबर दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण मामला है, जहां पे अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार के वायदों के साथ में सियासत में, राजनीति में आए थे, उससे उलट काम करते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए वो घिर रहे हैं दोहरी बात को लेकर, और बीजेपी इस बात पर बेहद तरीके से मुखर है। आगे आपको दिखाएंगे बांग्लादेश के अत्याचार में को लेकर देश में गुस्सा क्यों है, क्योंकि वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसको लेकर देश के तमाम शहरों में आज गुस्सा सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। इस खबर पर होगी नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH
जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद अब नजर कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद EVM पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवालों के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि राज्य में वीवीपैट की गिनती में किसी प्रकार की खामी सामने नहीं आई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5 पोलिंग स्टेशनों को EVM के वोटों की वीवीपैट से मिलान जरूरी किया गया था, उसमें किसी प्रकार की खामी नहीं आई। इन 5 पोलिंग स्टेशनों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया गया था और उस लॉटरी के आधार पर ही इस प्रकार की पूरी व्यवस्थाएं देखने को मिली थी। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर, क्योंकि लगातार विपक्ष इस बात की सियासत कर रहा था। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.8% की बढ़ोतरी की उन्होंने बात कही है। वित्त वर्ष 25 यानी अगले वर्ष के लिए, और वित्त वर्ष 2026 में यह दर 6.9% होने का अनुमान जताया गया है। तो ये अपने आप में भारत की बढ़ती हुई GDP को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब बात अगली खबर की, जो कि अमेरिका और भारत से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को न्याय विभाग में नागरिक अधिकारों को लेकर किस प्रकार से जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग या तमाम लोगों का जो नियुक्तियां की हैं, उसमें कई भारतीयों के नामों को उसमें शामिल किया गया। विवेक रामास्वामी है, काश पटेल है, तुलसी गवाड़ है, जय भट्टाचार्य है, हरमीत कौर ढिल्लो उसमें नया नाम है। यानी कि ऐसे 5 भारतीय हैं जो ट्रंप की उस लिस्ट में है, जो कि उनके साथ में मंत्री पद के तौर पे कमान संभालेंगे। ये तमाम 5 लोग भारतवंशी हैं और ऐसे में ये दिखाता है कि इस प्रकार से ये बेहद महत्वपूर्ण कनेक्शन है। विवेक रामास्वामी की बात की जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग के तौर पे उनको सौंपा गया है। काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अगले प्रमुख के तौर पर उनकी जिम्मेदारी होगी। नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के तौर पर तुलसी गवाड़ को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो जय भट्टाचार्य को इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार से हरमीत कौर ढिल्लो को न्याय विभाग में नागरिक के जो काम है और नागरिक अधिकारों के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो ये 5 बड़े भारतवंशी जो कि अगली अमेरिका की सरकार में, ट्रंप की सरकार में वहां पे जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। तो ये तमाम जो एक तरीके से लिंक है भारत का अमेरिका के साथ में, ये दिखाता है कि अमेरिका की व्यवस्था में कितने भारतवंशियों का योगदान है। वहां की व्यवस्थाओं को चलाने के लिहाज से भी वो अपने आप में काम करते नजर आ रहे हैं। अगली खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज देश के तमाम शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, लखनऊ सहित तमाम देश के जो शहर थे जहां पर प्रदर्शन हुए हैं, बांग्लादेश में हालात सुधरने को या कहा जाए वहां पर हालात सुधारने को लेकर लगातार मुखर आवाजें देश के अलग अलग शहरों में उठ रही हैं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बाद अब यूरोपीय संघ के दूत माइकल मिलर ने ढाका में मूल नागरिक अधिकारों के संरक्षण को जोर दिया है, अपील की है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद,
कोलकाता, लखनऊ, देहरादून सहित देश भर में जगह जगह बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और मानवाधिकार हनन की घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए। इस दौरान सिविल सोसाइटी, धार्मिक और सामाजिक संगठनों और संस्थाओं के लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों को रोकने की मांग की। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के पास 3 मूर्ति पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें सिविल सोसाइटी समेत 200 से अधिक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों के सदस्यों ने बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज बुलंद की और उनका दर्द साझा किया। हम यहाँ बांग्लादेश को होश में लाने के लिए नारा लगा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि बांग्लादेश जल्दी से जल्दी होश में आए। हम बांग्लादेश के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद हो। हमारे जो वहाँ साधु संत हैं, जो बांग्लादेश ने उनको अरेस्ट किया हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है, उनको जेल में डाल दिया है, उन सभी साधु संतों को रिहा किया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और मानवाधिकार हनन की घटनाओं को लेकर विश्व भर में चिंता है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को ढाका में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर भारत की चिंताओं से अवगत कराया था। अब यूरोपीय संघ ने भी यूनुस प्रशासन के सामने ये मामला उठाया है। यूरोपीय संघ के दूत माइकल मिलर ने ढाका में अंतरिम प्रशासन के साथ बैठक की। उन्होंने मूल नागरिक अधिकारों के संरक्षण पर जोर दिया। हमारी सरकार ने बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण संदेशा भेजा है बांग्लादेश की इंटरिम रिजीम को, और उनको कहा है कि हम आपसे अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन ये जो अत्याचार है ये बिल्कुल एकदम से बंद होना चाहिए। इतनी बड़ा नरसंहार वहाँ हो रहा है, हिंदू महिलाओं का अपमान हो रहा है। सारी सज्जन शक्तियों को मुखर होना चाहिए और बांग्लादेश पर अंकुश लगाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 से 20 अगस्त के बीच ही हिंदुओं के खिलाफ अपराध के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, जिसमें कई हिंदुओं की मौत हो गई थी। जब से यूनुस सरकार आई है, तब से दुर्गा पूजा और दूसरे धार्मिक कार्यक्रमों को निशाना भी बनाया गया है। पिछले 100 दिनों में बांग्लादेश की 22 जगहों पर हिंदू सांस्कृतिक कार्यक्रमों और शिल्पकला एकेडमी पर भी हमले हुए हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने हमले रोकने के बजाय उल्टा इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मेलों पर प्रतिबंध ही लगा दिया। अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों को भी बढ़ावा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर है, क्रेमलिन में हुई है दोनों नेताओं की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच करीब घंटे भर चली है मुलाकात। रूस के दौरे पर है इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां पर क्रेमलिन में दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच करीब घंटे भर चली है मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त रूस के दौरे पे हैं और इस दरमियान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति के साथ में मुलाकात की है और ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ में मुलाकात, और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुलाकात के तौर पर देखी जा रही है। लगभग 1 घंटे तक चली है ये मुलाकात और इस मुलाकात में तमाम बातों का जिक्र हुआ होगा, जिनमें द्विपक्षीय संबंधों से लेकर अन्य प्रकार के मसलों पर बात हुई होगी। इसकी जानकारी जैसे ही आएगी तमाम विस्तार से हम आपके साथ साझा भी करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि अपने आप में रूस के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और वहां पर उनकी रूस के राष्ट्रपति के साथ में मुलाकात हुई है। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई है। हम जानते हैं इससे पहले लगभग 1 महीने पहले ब्रिक्स समिट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब गए थे रूस में कजान शहर में, तब भी उनकी वहाँ के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हुई थी। उससे पहले जुलाई महीने में 2024 के जुलाई महीने में ही प्रधानमंत्री मोदी का एक और दौरा रूस में हुआ था, तब भी उनकी मुलाकात हुई थी। और ऐसे में इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस का दौरा, जहाँ पर रूस के राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात हुई है, तो अपने आप में इस वक्त की ये बड़ी खबर भारत और रूस के संबंधों के लिहाज से देखा जाए या वैश्विक समस्याओं चुनौतियों के आधार पर देखा जाए तो भारत और रूस के बीच इस बातचीत और इस मुलाकात के कई मायने हैं। क्रेमलिन में दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में ये मुलाकात हुई। लगभग 1 घंटे के आसपास दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है और बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि हम जानते हैं किस प्रकार से रूस और यूक्रेन के संघर्ष को लेकर भी तमाम बातें होती हैं या फिर दुनिया के अन्य इलाकों में जो संघर्ष की स्थितियां हैं उसमें भारत का अपना एक स्टैंड है, उसका एक रोल है। उस लिहाज से देखा जाए तो ये तस्वीरें भी आपके सामने इस वक्त, जहां पर रूस के राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच ये मुलाकात, क्रेमलिन की ये तस्वीरें
जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारत और रूस के संबंधों में लगातार एक तरीके से घनिष्ठता, क्योंकि इस वर्ष ही प्रधानमंत्री की 2 बार रूस का दौरा, मुलाकात हुई है राष्ट्रपति पुतिन के साथ में, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये मौजूदा दौरा, जहां पे राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी ये मुलाकात हुई है। हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो हमारे साथ में इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। विशाल, क्या कुछ मसलों पे बातचीत हुई है, इसको लेकर कोई जानकारी साझा करना चाहेंगे आप? देखिए आरिंद्र, राजनाथ सिंह हमारे जो रक्षा मंत्री, उनका ये दौरा 3 दिन का दौरा बहुत अहम माना जा रहा था, और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रधानमंत्री 2 बार मिल चुके हैं राष्ट्रपति पुतिन से, और उसके अलावा हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनकी भी मुलाकात हुई है। तो भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं वो इसकी मजबूती इसी बात से साबित होती है कि भारत के नेताओं को राष्ट्रपति पुतिन कितनी तरजीह देते हैं। प्रधानमंत्री की 2 बार मुलाकात, जयशंकर जी की 1 बार मुलाकात, और आज रक्षा मंत्री ने उनसे मुलाकात की है। रक्षा मंत्री 3 दिन के दौरे पर है, और जो मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन है उस पर बातचीत हुई है। इससे पहले वो अपने रशियन काउंटर पार्ट से भी आज राजनाथ सिंह ने मुलाकात की। हम जानते हैं कि INS सुशील को वहां पर लॉन्च किया, जो रशिया के कोऑपरेशन से बना है, और राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर भारत और रशिया के संबंधों की मजबूती के बारे में बात की गई है जी। ऐसा बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति पुतिन से भरोसा दिलाया कि भारत और रशिया अपने मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन में आगे बढ़ते रहेंगे, और ये समझौता 2031 तक दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण एक तरीके से मुलाकात और महत्वपूर्ण दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस का, और ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाही देती हैं कि भारत और रूस के बीच संबंधों की जो गहराई है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार देने के लिए। और फिलहाल न्यूज़ नाइट के आज के अंक में बस इतना है, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।